जय हिंद जय जोहार। आज है 1 जून 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट दिवस की। जो महत्वपूर्ण दिवस में आज क्या है, तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस, यानी दूध के लिए, उत्पादन के लिए, प्रोत्साहन के लिए, उसके लिए आप 1 जून को दूध उत्पादन दिवस यानी विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। घर गुजरात का बादशाहत आरसीबी का। जी हां, आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर जीता दूसरा खिताब। चैंपियन बनने के लिए निरंतरता, साहस और दबाव के क्षणों में खुद को साबित करने का मुद्दा चाहिए होता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने एक बार फिर यही साबित कर दिखाया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस के 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। गुजरात ने आरसीबी के सामने 156 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे आरसीबी ने विराट कोहली यानी 75 रन के अर्धशतक के दम पर 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। भले ही अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात टाइटंस का घरेलू मैदान हो, लेकिन आरसीबी के लिए लगातार दूसरे साल लकी साबित हुआ। आंकड़ों में आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप विजेता वैभव सूर्यवंशी 776 रन, वहीं पर्पल कैप विजेता हैं कैगिंजो रबादा जो कि 29 विकेट लिए हैं और सर्वाधिक छक्के वैभव सूर्यवंशी के नाम पर है, 72 छक्के हैं। सर्वाधिक चौके साई सुदर्शन के नाम पर 74 चौके हैं। विजेताओं पर हुई धन वर्षा। आरसीबी को मिले 20 करोड़ रुपए, वहीं गुजरात टाइटंस को 13 करोड़ रुपए, राजस्थान रॉयल्स को 7 करोड़ रुपए, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को 6.5 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं पर ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में सुरक्षा खामी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं का डाटा पब्लिक डोमेन में होने के दावे को सीबीएसई ने स्वीकारा। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग की गड़बड़ियों का तूफान अभी थमा भी नहीं है कि अब 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के डाटा ब्रीच के मामले का नया घमासान सामने आ रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं का डाटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होने की बात अब तक नकार रही सीबीएसई ने रविवार को आखिरकार अपने सर्विस प्रोवाइडर के ऑन मार्क पोर्टल में साइबर सुरक्षा से जुड़ी खामियों को स्वीकारा। वहीं पर ऑन मार्क पोर्टल पर एक ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल इस साल 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया गया था। सीबीएसई ने दावा किया कि ऑन मार्क पोर्टल में पहचान की गई कमियों को ठीक कर लिया गया है और अन्य संभावित कमजोरियों की जांच कर इन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर आज रिम्स के नर्स व कर्मी करेंगे कार्य का बहिष्कार। तो 3 माह से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज रिम्स के नर्सिंग एवं अन्य कर्मचारी सोमवार को कार्य का बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन भुगतान लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को नर्सों और कर्मचारियों ने रिम्स के डीन का घेराव कर जल्द भुगतान की मांग की थी। इस दौरान प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि वेतन भुगतान से जुड़ा प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्याओं तथा पोर्टल संबंधी दिक्कतों का जल्द समाधान कर दिया जाएगा। वहीं पर अर्जुन, आशा और नंदलाल में से कोई एक हो सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी। तो प्रदेश भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी के रूप में 3 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रांची नगर निगम की पूर्व महापौर आशा लकड़ा तथा पार्टी नेता नंदलाल अग्रवाल के नाम शामिल हैं। हालांकि पार्टी केंद्रीय नेतृत्व इस सूची से इतर किसी नेता को भी पार्टी प्रत्याशी बनाने का निर्णय ले सकता है। आज जारी होगा राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना। वहीं 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना सोमवार को जारी होगा। चुनाव आयोग ने नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की है। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। 18 जून को ही देर रात तक नतीजे आने की संभावना है। वहीं पर बकरीद पर छात्र की हत्या करने वाला असद मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो बकरीद के दिन घर बुलाकर हिंदू छात्र सूर्या की हत्या का मुख्य आरोपित असद शनिवार
देर रात पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। आरोपितों की गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ है। बाइक को लेकर हुए विवाद में असद ने साथियों के साथ मिलकर सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित के पिता व 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया था और उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। वहीं पर वोटर लिस्ट में माता या पिता के नाम से ही सत्यापन तो खबर है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग चाचा या भाई के नाम से नहीं हो सकती। उक्त मतदाता सूची में माता पिता या माता पिता में से किसी एक का नाम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। विभिन्न शंकाओं के समाधान तथा पारदर्शी ढंग से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब जारी किए हैं। पहले चरण में 30 ऐसे सवाल के जवाब हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को गहन पुनरीक्षण से संबंधित इन सवालों के जवाब भेजे हैं। जवाब वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in पर भी उपलब्ध है। एसआईआर को लेकर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त वांछित प्रश्नों और शंकाओं को सम्मिलित करते हुए उनका समाधान किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एससी, एसटी, पीवीटीजी और अन्य संवेदनशील मतदाताओं वाले क्षेत्रों में उनकी सहायता के लिए स्वयं सेवकों और जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करेंगे। वहीं पर मुद्दा पर है जनसांख्यिकी बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। तो भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन केवल एक सामाजिक या आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक गंभीर चुनौती माना जा रहा है। रक्षा और राजनीतिक विशेषज्ञ के अनुसार यदि इस बदलाव का सही तरीके से नहीं संभाला गया तो यह आंतरिक अशांति, बाहरी खतरों और देश के संप्रभुता के लिए बड़ा संकट बन सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी असंतुलन तो घुसपैठ, बांग्लादेश के म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ के कारण असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार के सीमावर्ती जिलों में आबादी का संतुलन बिगड़ गया है। अनुमान है कि वर्तमान में देश में घुसपैठियों की संख्या करीब 10 करोड़ है। सुरक्षा पर असर, स्थानीय आबादी और प्रवासियों के बीच संसाधनों को लेकर टकराव बढ़ता है। इसके अलावा सीमा पार से आने वाले तत्वों का इस्तेमाल असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे तस्करी, जासूसी के लिए किए जाने का खतरा रहता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो राज्य में प्रतिदिन 79 लाख लीटर से बढ़कर 87 लाख लीटर हुआ दूध का उत्पादन। तो विश्व दूध दिवस पर खास समाचार है कि राज्य में प्रतिदिन 79 लाख लीटर से बढ़कर 87 लाख लीटर हुआ दूध का उत्पादन। तो वर्ष 2024-25 में 31.99 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जबकि 25-26 में 30.25 लाख मीट्रिक टन। तो रांची से खबर है, झारखंड में दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष औसतन प्रतिदिन 79 लाख लीटर दूध का ही उत्पादन हुआ था। वर्तमान में प्रतिदिन 87.68 लाख लीटर दूध का उत्पादन यहां हो रहा है। राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें दूध की बिक्री झारखंड मिल्क फेडरेशन को करने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। इन योजनाओं के परिणाम के रूप में दूध उत्पादन में हो रही वृद्धि को देखा जा रहा है। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दूध का कुल उत्पादन 31.99 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जबकि पिछली वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30.25 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन रहा। राज्य सरकार पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देती है। यह राशि उन्हीं किसानों को मिलती है जो झारखंड मिल्क फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। राज्य के 70,000 किसान जेएमएफ यानी मेधा से जुड़े हुए हैं। पहले यह प्रोत्साहन राशि 3 रुपये ही थी। किसानों द्वारा मिल्क बल्क सेंटर पर दूध देते समय दूध की गुणवत्ता की जांच होती है। दूध में फैट के अनुसार दूध की कीमत निर्धारित की जाती है। उनमें प्रोत्साहन राशि भी जुड़ती है। इनका भुगतान पशुपालक के खाते में ऑनलाइन किया जाता है। राज्य में 89% देसी नस्ल के पशु हैं। तो राज्य में अभी भी 89% पशुओं की पहचान देसी नस्ल के रूप में की गई है, यानी इनकी कोई खास पहचान नहीं है। राज्य में 11% ही क्रॉस ब्रीड के पशु हैं। आंकड़ों के अनुसार देसी गायों की संख्या 30.53 लाख है, जबकि क्रॉस ब्रीड की संख्या में 2.84 लाख है।
वहीं पर सरकार के रुख से मनरेगा कर्मियों में उबाल जारी रहेगी हड़ताल। तो विगत मार्च महीने से हड़ताल पर चल रहे मनरेगा कर्मियों को राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दिया है। इसे लेकर मनरेगा आयुक्त ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों को अविलंब काम पर वापस आने का निर्देश दिया जाए। इस संदर्भ में पत्र प्राप्त होने के बाद धनबाद समेत कई जिलों में उपायुक्त के स्तर पर मनरेगा कर्मियों को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर अहमदाबाद में गूंजा इस साल भी कप हमारा। तो विराट कोहली की आतिशी पारी ने लिखी आरसीबी की खिताबी जीत की पटकथा, जड़ा सीजन का 5वां अर्धशतक। स्कोर बोर्ड की ओर नज़र डालते हैं तो गुजरात टाइटंस 155 रन 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाया, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 161 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर में ही प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से यदि आईपीएल खिताब जीतने वाले टीमों की बात करें तो सीएसके ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 इस प्रकार से 5 बार, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिताब को जीता है, जबकि मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में अपना खिताबी नाम किया है, जबकि केकेआर 2012, 2014 और 2024 में किया है, जबकि आरसीबी 2025 से 2026 में 2 बार किया, जबकि गुजरात टाइटंस 2022 में, हैदराबाद 2016 में, डेक्कन चार्जर्स 2009 में और राजस्थान रॉयल्स 2008 में। 22 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के साथ विराट कोहली ने इस मामले में रोहित शर्मा 21 और महेंद्र सिंह धोनी 21 को पीछे छोड़ दिया। सीबीएसई ने स्वीकारी ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में सुरक्षा खामी। तो 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का डाटा पब्लिक डोमेन में होने के दावों को माना। बोर्ड का दावा, सुरक्षा चिंताओं के बीच ऑन मार्क पोर्टल की कमियों को दूर किया जाएगा। वहीं पर अभिषेक के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला हुआ है। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घटनाएं लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिली। शनिवार को दक्षिणी 24 परगना के सोनापुर में त्रिंका के राष्ट्रीय महासचिव व डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद रविवार को हुगली जिले के चंडीतला में श्रीरामपुर से पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी के विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर भी हमला किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और चोर चोर के नारे लगाए। पथराव भी किया गया। घटना में सांसद के सिर में चोट लगी, जिससे वो सड़क पर गिर गए। वहीं पर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने संभाला नौसेना प्रमुख का पदभार। युद्ध क्षमता बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता। तेजी से बदलते क्षेत्रीय समुद्री परिदृश्य के बीच एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने रविवार को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख यानी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। वहीं पर जो सेवानिवृत्त हो गए। नौसेना प्रमुख बनने से पहले एडमिरल स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवारत थे। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षमता को बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में रविवार को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी से नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करते हुए एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। वहीं पर सशस्त्र बल मोदी के जय विजन के प्रति प्रतिबद्ध सुब्रमणी। तो पाकिस्तान और चीन मामलों के विशेषज्ञ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल शनिवार को पूरा हुआ। सुब्रमणी ने कहा कि सैन्य बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय विजन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। सुब्रमणी इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार और सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। राष्ट्रीय खेलों में 4 रिकॉर्ड बनना नए और आकांक्षी भारत का प्रतीक कहना है मोदी का। तो मन की बात में बोले प्रधानमंत्री। भारतीय खेलों का उज्जवल भविष्य नीदरलैंड से लौटाई गई चोलकालीन ताम्र पट्टिकाओं का भी किया उल्लेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनने को नए आत्मविश्वास और आकांक्षी भारत का प्रतीक बताया। उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धता की सराहना करते हुए देश के युवा
पर अब सिर्फ भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़कर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यह खेलों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण में पीएम ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिताओं का विशेष उल्लेख किया। कहा कि प्रतियोगिता में 4 अलग अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना व कुलदीप कुमार जैसे खिलाड़ियों ने कीर्तिमान स्थापित कर देश को गौरवान्वित किया है। वहीं पर यौन शोषण के बाल तस्करी पर अब लगेगा पॉक्सो एक्ट, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन शोषण और मानव तस्करी के खिलाफ संवेदनशील और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि व्यावसायिक यौन शोषण के लिए किसी नाबालिग की तस्करी की जाती है तो दोषियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की पीठ ने एनजीओ प्रज्वला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, बाल यौन शोषण का हर मामला कानूनन गैर सहमति वाला ही माना जाएगा। वहीं पर अगली खबर में है 80 में से महज 20 तृणमूल विधायक ही पहुंचे, ममता ने की बैठक स्थगित। तो तृणमूल में कलह, अभिषेक पर हमले की घटना के बाद ममता ने बुलाई थी पार्टी विधायकों की बैठक। अभिषेक और कल्याण पर हमलों के बाद विधायकों ने क्षेत्र में रहने की जरूरत बताई। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के करीब 1 माह बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असहज स्थिति खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले की घटना के एक दिन बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा रविवार शाम में कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर बुलाई गई पार्टी विधायकों की बैठक में 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे। विधायकों की बेहद कम उपस्थिति के कारण ममता को बैठक स्थगित करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार अपेक्षा से बहुत कम संख्या में विधायकों के पहुंचने पर ममता स्वयं भी बैठक में शामिल होने नहीं आई। वहीं पर गबन वसूली धमकी में 3 पूर्व तृणमूल विधायक समेत 10 पार्टी नेता गिरफ्तार। तो पुलिस ने बंगाल के पूर्व स्थली उत्तर के पूर्व तृणमूल विधायक तपन चट्टोपाध्याय को सरकारी राहत सामग्री के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है। रविवार को उनके घर पर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में राहत सामग्री के सामान बरामद किए गए हैं। वहीं वसूली धमकी के आरोपों में वर्धमान दक्षिण के पूर्व विधायक खोकन दास को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में हुगली जिले के चुचुंडा के पूर्व विधायक असित मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पर ईरान के लिए ट्रंप की शर्तें होंगी और सख्त, संशोधित मसौदा तेहरान भेजा गया। तो ट्रंप प्रशासन का दावा, ईरान से समझौते में हफ्ते भर का लग सकता है समय। IRGC ने अमेरिकी ड्रोन MQ-1 को मार गिराने का दावा किया। वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते के मसौदे में कुछ बदलाव सुझाए हैं और संशोधित प्रस्ताव तेहरान को भेज दिया है। नए प्रस्ताव में पहले की तुलना में अधिक कड़ी शर्तें शामिल हो गई हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बहुत अच्छा समझौता होने के करीब है। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस ने दावा किया कि यदि वार्ता में कोई बड़ा गतिरोध नहीं आया तो 1 सप्ताह के भीतर समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। तो वहीं पर अगली खबर है, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपतियों पर कसा तंज। अपनी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आत्ममुग्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपनी बेहद तेज बुद्धि की तारीफ की और कहा कि कॉग्निटिव टेस्ट यानी मानसिक क्षमता का परीक्षण में उन्होंने पूरे नंबर हासिल किए हैं। ट्रंप ने पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर तंज कसा कि उन्होंने कभी यह टेस्ट नहीं दिया। साथ ही उन लोगों ने यह टेस्ट देने की अपील की जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे अहम पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। लेबनान में इजरायली सैनिकों ने किया किले पर कब्जा। वहीं पर इजरायली सैनिकों ने रविवार को लेबनान के भीतर 900 वर्ष पुराने एक ऐसे किले पर कब्जा किया वहां पर अपना झंडा फहरा दिया जिसे क्रूसेडर ने बनवाया था। बीते 26 वर्षों में यह इजरायल का लेबनान के दक्षिणी भाग में सबसे भीतर जाकर किया गया कब्जा है। नेपाली पीएम का बड़ा बयान, हमने
कब्जाई भारत की जमीन, छिड़ा विवाद। वहीं पर नेपाल और भारत के बीच का सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता एक बार फिर सीमा विवाद की तपिश में झुलस रहा है। संसद के चालू सत्र में नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बलिंदर शाह ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसने दोनों देशों के कूटनीतिक गलियारों से लेकर काठमांडू की सड़कों तक एक नया सियासी भूचाल ला दिया है। संसद में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान शाह ने स्वीकार किया कि काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा को लेकर दोनों देशों में पुराना विवाद है, लेकिन उन्होंने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। हालांकि कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद वार्ता और राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से हल किया जा सकता है। यूक्रेन ने रूस की एक और रिफाइनरी को बनाया निशाना। वहीं यूक्रेन तेल ठिकानों और उसके ढांचे पर ड्रोन हमलों कर रूस का लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। शनिवार रविवार रात ड्रोन हमलों से यूक्रेन ने रूस की एक रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, ऑयल पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार को नुकसान पहुंचाया। इन हमलों से बड़े हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1300 किलोमीटर भीतर किया गया रूसी तेल ढांचे पर हमला। जेलेंस्की ने मित्र देशों से मांगे एयर डिफेंस मिसाइल। वहीं पर कुपोषण हुआ कम, देश में घटा बच्चों की कम लंबाई का प्रतिशत। तो देश में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के अच्छे संकेत मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम लंबाई की समस्या में करीब 6.5% की कमी आई है। वहीं पर आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट। तो सूचना के अधिकार के तहत न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट को उपलब्ध कराने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। वहीं पर सात्विक चिराग पहली बार सिंगापुर ओपन चैंपियन। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पूर्व विश्व नंबर 1 जोड़ी ने रविवार को पुरुष डबल्स फाइनल्स में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद सोहिबुल फिक्री की जोड़ी को हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। तो चिराग और सात्विक का देख सकते हैं यहाँ पर पहला सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब जीत लिया गया है। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन इस भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए 2 वर्षों में अपना पहला खिताब जीता। यह उनके करियर का 9वां BWF विश्व टूर खिताब है। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती गेम में पिछड़ने के बाद रोमांचक मुकाबले में 18-21, 21-17, 21-16 से जीत दर्ज करते हुए सुपर 750 स्तर का अपना तीसरा खिताब भी हासिल किया है। वहीं पर कोस्त्युक ने स्वियातेक को हराया, गफ की उलटफेर का शिकार। तो वहीं फ्रेंच ओपन में बड़े उलटफेर का सिलसिला लगातार जारी है। पुरुष वर्ग में जानिक सिनर और नोवाक जोकोविच के बाहर होने के बाद महिला सिंगल्स में भी खिताब की 2 सबसे बड़ी दावेदार ईगा स्वियातेक और गत चैंपियन कोको गफ को भी हार का सामना करना पड़ा। रविवार को यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक ने 4 बार के चैंपियन ईगा स्वियातेक को 7-5, 6-1 से हराकर पहली बार रोला गेरो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जबकि रूस में जन्मी अनास्तासिया पोटापोवा ने शनिवार देर रात गत चैंपियन कोको गफ को 4-6, 7-6, 7-1, 6-4 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं पर 6 तक तेज हवा के साथ बारिश के आसार। तो खबर है झारखंड के मौसम से। तो झारखंड से जुड़े मौसम के समाचार में से है, झारखंड में अगले 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची मौसम केंद्र ने राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 6 जून तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है।
झारखंड में रोजाना 2.80 लाख लीटर दूध का संग्रह, वहीं पर 28-29 तक 5 लाख लीटर करने का है लक्ष्य। विश्व दुग्ध दिवस आज है, तो रांची के होटवार में बनेगा अत्याधुनिक मिल्क पाउडर और डेयरी प्लांट। वहीं पर वर्तमान में झारखंड के 70,000 से अधिक किसान झारखंड मिल्क फेडरेशन यानी JMF से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में औसत दुग्ध संग्रह 2.40 लाख लीटर प्रतिदिन था, जो वर्तमान में बढ़कर 2.80 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। वहीं पर स्मृति शेष दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रहे। बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और मैथिली तीनों मैथिली गीतों को भी दिए थे स्वर। तो हिंदी सिनेमा की मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का रविवार शाम मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 89 वर्ष की थीं। उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही सुमन कल्याणपुर ने रात करीब 8 बजे अंतिम सांस ली। 1960 से और 1970 के दशक में अपनी मधुर और सुरीली आवाज़ से उन्होंने संगीत जगत में अलग पहचान बनाई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR से जुड़े सवालों के जवाब दिए। SIR में जन्मतिथि और निवास से जुड़े दस्तावेज मांग सकता है आयोग। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को जन्मतिथि, निवास या अन्य तथ्यों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। इन दस्तावेजों का जरूरत के अनुसार सत्यापन भी किया जाएगा। हालांकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम निर्धारित प्रक्रिया और सुनवाई के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को SIR को लेकर FQ जारी किया है। वहीं पर दिल्ली में रणनीति बना रहे भाजपा कांग्रेस को हेमंत के जवाब का इंतजार है। वहीं पर राज्यसभा चुनाव कराने की अधिसूचना के 1 जून को जारी होगी। इसके साथ ही झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों समेत देश के 10 राज्यों की कुल 24 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं पर 350 एकड़ में विकसित हो रही स्मार्ट फार्मिंग परियोजना, तो उन्नत कृषि परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे कांके रेंडो गांव का भ्रमण रविवार को CCL के CMD नीलेंदु कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने परियोजना के तहत निर्मित पॉली हाउस का उद्घाटन किया। उन्नत कृषि परियोजना की बुकलेट का विमोचन भी किया गया। परियोजना क्षेत्र का विस्तृत भ्रमण कर किसानों द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक कृषि तकनीकों एवं नवाचारों की जानकारी ली। वहीं पर अब कोयला ही नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स भी दे सकती है झरिया। तो देश में ऊर्जा और हाईटेक उद्योगों की बढ़ती ज़रूरतों के बीच भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL ने झरिया कोलफील्ड में रेयर अर्थ एलिमेंट RI और क्रिटिकल मिनरल्स की खोज का अभियान तेज कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि BCCL की OB डंपों में इन रणनीतिक खनिजों के भंडार मौजूद हो सकते हैं। वहीं पर विश्व एशिया संकट के बीच रेपो दर को बनाए रख सकता है RBI। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक 3 से 5 जून तक होगी। 5.25 नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो दर है, जिसे RBI ने पिछले 3 बैठकों से नहीं बदला है। SBI रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 तिमाही में 5% से ऊपर रह सकता है खुदरा महंगाई दर। वहीं पर असम के सेमीकंडक्टर संयंत्र में इसी वित्त वर्ष के भीतर उत्पादन होगा शुरू, कहना है अश्नवी वैष्णव का। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। मिलते हैं अगले खबर पर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।